चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। और आज का लेक्चर आपके लिए है क्लास 10th का हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए हिंदी का चैप्टर शुरू हो चुका है। याद रखना, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी है, ठीक है ना। क्लास 10th का हिंदी जो स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए होता है, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बिहार बोर्ड वाले जो भी ये स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों यह जो क्लास 10th का हिंदी है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। पहला चैप्टर चैप्टर 1 है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसका हम पूरा पहले थ्योरी देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, पूरी कहानी देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, तो केवल आपको यही नहीं देखेंगे, इसका पूरा हम वन शॉट देखेंगे, पूरा इसको समझेंगे, लेखक परिचय देंगे, पूरा सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। यानी कि पूरे चैप्टर आपको पूरे बेसिक से लेकर अंत तक पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उससे पहले क्या करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और याद रहे, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर आपको डेली क्लासेस दी जाती है। शाम को 4 बजे एक भी क्लास मिस नहीं करना है और बिहार टॉपर बन के दिखाना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं जिस तरह से हम लोग पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा कितने चैप्टर पढ़ना होता है और चैप्टर के राइटर कौन कौन से, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हम लोग चैप्टर है क्लास 10 की हिंदी में, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिनके राइटर हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। और याद रहे, ये एक प्रकार का निबंध है। आपसे पूछेगा कि जो आपका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसी विद्या है, तो आप बताओगे निबंध है, एक प्रकार की निबंध है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है यहाँ पे जिसके दांत नहीं विष के दांत, यहाँ पे हो जाना चाहिए विष। ठीक है ना, विष के दांत, थोड़ा सा विष के दांत। दूसरा का चैप्टर है विष के दांत, जो एक प्रकार की कहानी है, जो हमारे नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया। ये सब पीडीएफ आप ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ताकि ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स, यहाँ तक फुल कोर्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। तीसरा का चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण है, जो मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया है, जिनके राइटर हमारे मैक्स मुलर है, याद रखना। अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ता है, यह जो ललित निबंध है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ललित निबंध है। और यह ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगला चैप्टर है नागरी लिपि। जो नागरी लिपि हमारा निबंध है, तो याद रखना, नागरी लिपि क्या एक प्रकार का निबंध है। सब चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके, जो कि आज के चैप्टर में हम श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ने वाले हैं। तो नागरी लिपि जो निबंध है, जो हमारा किनके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे किनके द्वारा, रानकर मूल्य द्वारा। ठीक है ना, रेनिकल मूल्य या रानकल मूल्य द्वारा लिखा गया है। अगला चैप्टर 6 नंबर चैप्टर है बहादुर। क्या है? बहादुर, जो एक प्रकार की कहानी है। बहादुर क्या एक प्रकार की कहानी है, जो यहाँ पे अमरकांत द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत द्वारा लिखा गया है। अगला चैप्टर 7 चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन हमारा निबंध है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निबंध है, जो हमारे राम बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला चैप्टर हमारे पास है जीत जीत मैं निखरत हूं, जो एक प्रकार का साक्षात्कार है, जो पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखा गया है। यह चैप्टर हुए। कुछ और चैप्टर हमारे पास है, ठीक है ना। अभिनयो, अभिनयो आप जो ललित, यहाँ पे ललित रचना है, ललित निबंध है। अभिनयो जो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। अगला चैप्टर हमको पढ़ना है मछली, जो कहानी है, जो हमारे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जो व्यक्तिगत चित्र है, जो यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, जो एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। टोटल ऐसे इसके लिए गद और पद खंड होता है, तो गद में टोटल आपको 12 चैप्टर है, पद में आपको 12 चैप्टर आगे बताएंगे, पहले गद पढ़ लीजिए। तो आज का चैप्टर पढ़ने वाले श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज पढ़ने वाले श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा की पूरी कहानी को हम समझते हैं, फिर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पूरे कहानी में क्या क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा की मतलब है श्रमिकों का विभाजन। जो मजदूर लोग हैं, श्रमिक है, जो काम करते हैं, उसका विभाजन। और जाति के प्रथा क्या था,
मतलब जाति के प्रथा, मतलब होता है ना कि पहले के लोग ऐसे प्रथा था, लोग कहता है ना कि हमारा दादी ऐसे थे, उस समय के प्रथा, कल्चर, ठीक है ना, प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करते हैं। तो इस पाठ के लेखक जो भीमराव अंबेडकर है, सबसे पहला आपको आता है पाठ के राइटर। तो याद रखना, जो पहला कहता है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर हमारे भीमराव अंबेडकर है। देखो, इससे आपको पूरे कहानी समझ में आएगा और पूरे कहानी का आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर हमारे भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पे याद रखना, भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में हुआ है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला है, भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ है। महू एक क्या है, जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। याद रखना, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ है, महू मध्य प्रदेश में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और एक दलित परिवार में हुआ है। याद रखना, भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्म हुआ है, दलित परिवार में हुआ है। हाईलाइट इसीलिए किया गया ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर होता चले। चौथा लाइन है, उन्हें उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त हुआ। यानी कि भीमराव अंबेडकर की जो उच्च शिक्षा जो प्राप्त हुई, अमेरिका और लंदन से प्राप्त हुआ। तो आपको जितना लाइन कर रहे हैं फटाफट याद होता जाता चल जाएगा। या जो इस चैप्टर का राइटर कौन है, भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनका जो जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ है, एक दलित परिवार में हुआ है, जहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त किया। इस तरह से देखो, लाइनिंग बाय लाइनिंग लिखने से ही फायदा हो जाता है। अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण किससे लिया गया है, यहाँ पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भीमराव अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है। तो ऑप्शन दे देगा 4-5। तो वहां याद रखना, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है, तो याद रखना यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, चलिए अगला है, तो एक प्रकार की निबंध है, यह निबंध लिखा गया है। अगला हम पॉइंट देखेंगे, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण होता है। हिंदी रूपांतरण जो किया है लाई सिंह यादव ने किया है। याद रखना, लाई सिंह यादव ने किया है हिंदी रूपांतरण। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अब इसके लिए इंग्लिश बुक है, इंग्लिश है, इसका हिंदी रूपांतरण जो है लाई सिंह यादव ने किया इसका हिंदी रूपांतरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट में हम समझेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन जो हुआ है वो कब हुआ था। तो याद रखना, जब वह संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950। याद रखना 26 जनवरी 1950 को जब उनका संविधान लागू हुआ, उनके कुछ दिन ही बाद, लगभग 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन जो हुआ वो 1956 ईस्वी में न्यू दिल्ली में उनका निधन हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। उनके यहाँ पे चिंतन व रचनात्मक, उनके चिंतन मतलब सोचना, और यहाँ पे रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जो उन्होंने जितना प्रेरणा मिला, उनके अंदर जितना प्रेरणा आई, जैसे कि उनके चिंतन, उनके सोचने की क्षमता, अगर बगल अगल से कोई चीज आवाज आ रही होगी तो इग्नोर करना मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा बगल में फुटखाट हो रही है, शायद हो सकता है इस दीवार की उवारी। तो ये कहा इनके चिंतन और रचनात्मकार के मुख्य 3 प्रेरक रहे। माने इनके जो मोटिवेशन के जो 3 आदमी थे जिनसे इनको मोटिवेशन मिलता था। सबसे पहले बुद्ध था, कबीर और यहाँ पे ज्योतिबा फुले, बुद्ध और कबीर उनके प्रेरक आदमी थे, जिनसे उनकी प्रेरणा मिलती थी और कुछ अच्छा करने को देखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी है, उनकी प्रमुख रचनाएं में आता है द कास्ट इन इंडिया। क्या आता है, द कास्ट इन इंडिया, साथ में हु आर शूद्रस, और यहाँ पे बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, और इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। यह उनकी रचनाएं हैं, जो टोटल रचना इंग्लिश में ही किए हैं। टोटल रचना उन्होंने ज्यादातर इंग्लिश में ही किया है। आवाज पता नहीं बगल के आ रही कि नहीं, उस पर इग्नोर करना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे नहीं पता था कि अभी छूटकट होगा तो हम क्लास को इग्नोर कर, मतलब क्लास को पोस्टपोन कर देते। ठीक है, लेकिन क्लास चालू हो चुका है तो हम रोक नहीं सकते हैं बीच में।
तो यह बेसिकली पूरी तरह से आपको क्या था, पूरी तरह से चैप्टर के बारे में जानकारी था, इस चैप्टर में क्या क्या है, और इस चैप्टर का जो हम कह सकते हैं लेखक परिचय कह सकते हैं, लेखक के बारे में और पूरी तरह से लेखक का परिचय दिया गया है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मतलब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका चलते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता क्या है, क्वेश्चन पूछता क्या है, तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखो मैं पता नहीं आप इतना यार गुस्सा आ रहा है ना, मना भी नहीं कर सकता, ठीक है, पता नहीं, चलो ठीक है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो जो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, यह क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो याद रखना, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में, इस मॉडर्न युग में भी क्या है, जाति के पोषक की कमी नहीं है। अभी भी बड़े बड़े जात लोग देखोगे ना, छोट जात को तुच्छ समझते हैं। मैंने इस पर खुद झेला है, ठीक है ना। कोई कहेगा मछुआरा है, कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा ये है वो है, मतलब बैकवर्ड को कोई महत्व नहीं देता है, बड़ जात वाले। तो याद रखना, लेखक के विडंबना ये है कि इस मॉडर्न युग में भी अभी भी जाति के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद की कमी नहीं है। बिहार में तो और ज्यादा, बिहार में भाई जाति के नाम पर वोट तक हो जाते हैं, इस जाति का आदमी इसी जाति को वोट देगा। तो यही विडंबना की बात है कि इस आधुनिक युग में भी जाति के पोषक की कमी नहीं है, और लेखक के लिए सबसे विडंबना की बात, सबसे घृणा की बात तो यही है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन आपसे कहा गया, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के जो पोषक है, जो जाति को लेकर ज्यादा ही भेदभाव करते हैं, उनके बारे में क्या तर्क दिया जाता है। तो देखो, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान देना, ठीक है। देखो, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। भाई देखो, उनका मानना, जो जातिवाद के पोषक है, जो ज्यादा जात पात करते हैं, जो बड़के बड़के हैं, लेकिन उनको अभी नहीं पता है कि छोड़ जात या जो बैकवर्ड हमारे हैं, बुरा मत मानना भाई, मैं भी एक उसी के आता हूं। मैं सीधा जानता हूं, मैं बिहारी हूं, भारतीय हूं, मेरा जात पात से कोई लेना देना नहीं रहता है, हमारे लिए सब कोई बराबर है, ठीक है, इसलिए मत सोचना। तो जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए भी श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। भाई देखो, जातिवाद तो ठीक है, यहां तक श्रम विभाजन, मछुआरा मछलियां बेचेगा, है, जो बनिया है वो बनिया करेगा, आज जो भगत जी हमारे कुशवाहा जी सब्जी बेचेगा, और हमारे यादव जी दही बेचेगा, ऐसा जरूरत नहीं है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्यता होगा वही राजा बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में भी क्या करते हैं, कार्य कुशलता के लिए, कार्यक्रम के लिए जाति को पोषक देता है, के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नहीं, ठीक है, श्रमिकों को ठीक है भाई, ये जात वाला ये काम करेगा, उसको भी ठीक मानता है। कौन? आज के जो तुच्छ लोग हैं, जो श्रम विभाजन को अच्छा मानता है, तो जाति के पोषक है, जातिवाद को पोष कर रखे हुए है, ठीक है ना। और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन कहता है? वही तुच्छ आदमी कहता है, वही बेहुदे लोग कहते हैं, जो खुद का ठीक नहीं है लेकिन दूसरे जात को बुरा कहते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं। जो अभी गाना लगाओगे, स्टेटस में लगाओगे ना, अरे भाई हई जात का, हव जात का, हई जात, अरे भाई क्या दिक्कत है? अपना जात को बड़ा बताना, दूसरे को छोटा दिखाना कोई बड़ी बात है? भाई आप देखो, आप एक मनुष्य है, आप मनुष्य है, जिंदगी जी रहो, बाद में राख में मिल जाओगे। या उसी व्यक्ति के लिए उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वह व्यक्ति जो जाति को पोषक मानता है, जाति को अच्छा मानता है, वह कहता है भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे बुराई नहीं है, क्यों नहीं बुराई है? योग्यता के अनुसार से बांटना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वरूप यहाँ पे स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है कही जा सकती है। क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, कि यहाँ पे क्यों नहीं कही जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, समझिएगा। ये क्वेश्चन 2014, 16 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड में।
तो देखो भारतीय, यहाँ पे भारतीय, यहाँ पे भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि भारत में जो जाति प्रथा है, इसकी एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का यहाँ पे श्रमिकों का यहाँ पे स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि यहाँ पे श्रमिकों का एक दूसरे के उच्च नीच में भी दर्शाता है। भाई ये भी नहीं है कि भाई यहाँ तक भी देखो, वो भी नौकर है, तो ये मैनेजर है, ये सुपरवाइजर है, ये लेबर है, ये मिस्त्री है, भाई इसमें भी विभाजन कर दिया गया है। ये नहीं सोचता है कि सब कोई किसी न किसी अधीन काम कर रहे हैं, सब कोई श्रमिक है, कोई थोड़ा मेहनत ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन सब श्रमिक है। उसमें भी भेदभाव कर दिया गया है। वही कहता है कि भारतीय जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का यहाँ पे श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों का एक दूसरे के ऊंच नीच भी दर्शाता है। आप देखोगे, आप खुद देखना, आपके घर में मिस्त्री जो काम करता है वो लेबर को कहेगा ऐसे करो, ऐसे करो, हाई लाओ, हाउ लाओ, कोई इज्जत नहीं देगा। मिस्त्री का इज्जत ज्यादा होता है, लेबर का इज्जत कम होता है, तो उसमें ऊंच नीच भी दर्शा देता है। भाई श्रमिक विभाजन तो कर ही दिए, और श्रमिकों में भी विभाजन कर देते हैं। सुपरवाइजर आएगा तो सुपरवाइजर सब पर हुक्म जमाएगा, लेबरों पर जमाएगा और मिस्त्रियों पर जमाएगा, और जब मैनेजर आएगा तो सुपरवाइजरों को ठोकता है। मतलब इसमें भी ऊंच नीच देखा गया है। वही कहता है भारतीय जाति प्रथा का एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का यहाँ पे स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच का भी दर्शाता है, ऊंच नीच को भी दर्शाता है। ठीक है ना, जो विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं है, सिर्फ भारत में ही ऐसा है, और विश्व के किसी भी ऐसा देश में नहीं पाया जाता है। केवल भारत में ऐसा तुच्छ लोग है, जो कुछ लोग तुच्छ लोग हैं जो इसका पोषक बने हुए हैं। भाई जाति प्रथा देखोगे कुछ तुच्छ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बना है। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत पहला 2020 के एग्जाम में आया था। देखो क्वेश्चन कहता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई जो नाई जो है उसका बेटा नाई के काम करेगा, जो मछुआरा उसका बेटा मछुआरा ही करेगा, जो यादव जी हमारे यहाँ उनका वो बेटा उनका दही बेचेगा, भैंसिए पालेगा। नहीं भाई, यही मेन कारण बन चुका है बेरोजगारी का। भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जो हमारे जो भी पंडित जी है तो मछली क्या है नहीं बेच सकता है, सी बताओ तो, नहीं खा सकता, बेच क्या है नहीं सकता है वो, बताओ। भाई पैसा कमाना है, और पैसा कोई भी काम ऊंच नीच नहीं होता है। भाई क्यों नहीं मछली पालन कर सकता है वो, क्यों नहीं दूध बेच सकता है वो, बेच सकता है कि नहीं। तो उसको जिसमें मन लगेगा वो करेगा ना, जरूरत नहीं, जो जात है तो वही करेगा। दूसरा जात नहीं कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है। नॉर्मली जो मछली पालन हमारे मछुआरा लोग करते हैं, जिनको मलाह लोग कहते हैं, आप बताओ भाई दूसरा जाति क्यों नहीं कर सकता मछली पालन, कर सकता है ना, उसको उसमें मन लगता है तो कर सकता है। लेकिन यहाँ के लोग उसको क्या बनाएंगे, रे हे देखे थे मछली पाले थे, मछली बचे थी, मछली, अरे उसको इतना घटिया लोग समझा देंगे ना, घटिया बता देंगे उसको, और उसको समाज में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। आप खुद देखना, जिस टोला में जिस जात के लोग रहते हैं उसमें अगर दूसरे जात का काम करना शुरू करोगे तो आपको गाली देगा और समाज में रहने नहीं देगा। तो यही बेरोजगारी कारण बना हुआ है। और ये नहीं सोचेगा कि भाई वो काम नहीं कर रहा है, उसको मन लग रहा है काम करने में, 2 रुपए हो रहा है, जो घर चल रहा है उसका, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि भाई उसके घर कौन चलाएगा। आप उसको घर से मतलब समाज से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाओगे, समाज से कहोगे बाहर निकलो भाई, ये काम तुच्छ काम है, तुच्छ काम कोई नहीं होता। समझ रहे हो ना। तो वही कहा गया मेरे प्यारे बच्चों की जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण बना हुआ है, मुख्य और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। इसका रीजन है जाति प्रथा। और याद रखना, भारत में जाति प्रथा लोगों का कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने नहीं देती जो उन्हें किया यहाँ पे नहीं किया हो। यानी कि सीधा कहता है भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा काम नहीं चुनने देती जो वो नहीं किया हो, मतलब जो वो नहीं किया हो। ठीक है ना, लोग अपने पूर्वजों का ही काम चुन सकते हैं, ऐसा चुनने का भारत में कोई अधिकार नहीं है लोगों को जो उसके पूर्वज नहीं किया। यानी कि उसका जाति जो लोग काम करते हैं वही लोग चुन सकता है, दूसरा काम नहीं चुनने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है ना, वही कहता है कि भारत में जाति प्रथा लोगों के कोई भी ऐसे काम नहीं चुनने देती जो वो काम नहीं किया हो। यानी कि उसके पूर्वज अगर वो काम नहीं किए हैं तो वो भी वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यानी कि लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, लोग जो उनके पूर्वज जो काम करते थे वही चुनते हैं। यानी कि उनके जाति के आधार पर जो काम बंटवारा हुआ
पूर्वजों ने किया उसी पर वो चुनवाई करते हैं। और इस वजह से हो सकता है भाई हमको मन नहीं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, थोड़ी पंडित केवल केवल थोड़ी पढ़ाई ज्ञान दे सकता है, ज्ञान जिसके पास वो ज्ञान दे सकता है। हम क्यों जाति है, जाति से मतलब नहीं है भाई, हम बस भारतीय इतना जानते हैं, बिहारी जानते हैं, बस इतना ही। बिहारी भारतीय हैं, बस इतना ही। हम कौन जात है, नहीं, मनुष्य है, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो याद रखना, क्यों नहीं हम पढ़ा सकते, हम पंडित नहीं है, लेकिन पंडित नहीं है क्योंकि हम क्यों नहीं पढ़ा सकते, पंडित ही पढ़ा सकता है ना, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं पढ़ा सकते भाई, हम पढ़ा सकते, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, हमारे पास उतनी नॉलेज है जितने हम किसी को दे सकते हैं, बस इतना ही। पूरी नॉलेज नहीं, उतना ही नॉलेज है जिसको किसी को हम हेल्प कर सकते हैं, बस आपको हेल्प कर रहे हैं, है ना। चलो, तो वही कहता है कि लोग अपने, हमारे पापा जी थोड़ी पढ़ाते थे, हमारे दादाजी थोड़ी पढ़ाते थे, तो अभी थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन अभी भी है बहुत सारे, ठीक है ना। तो लोग ही अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी और का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, ठीक है ना, और प्रमुख कारण बनी हुई है। और बेसिकली यही कारण है जो कि लोग, जो गरीब लोग हैं जिनके कार्य करने की क्षमता अलग है, तो उनको कार्य चुनने की अधिकार नहीं दी जाती है। और मैंने खुद देखा है, नहीं कहना चाहिए, एक हमारे गांव का ही बात है, और नाम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नाम ऐसा है कि मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। अब तो ऐसा है, मैंने दिखा था उस दिन, मैं सोमवार को दिन, जिस दिन बता रहा हूँ, एक ऐसा कम घटना, दो घटना बता रहे, एक तुच्छ और एक बढ़िया, एक तुच्छ घटना, एक बढ़िया घटना। पहले हम एक तुच्छ घटना बताते हैं। जो हमारे एक गांव पड़ता है, गांव के बगल में एक चौक है, वहां पे एक दुकान है जहाँ पे रोल वोल बिकता है, मीट मछली, मतलब जो होता है ना, खाने के सामान बिकता है। तो रोल बनाने पर एक बच्चा था, जो एक मतलब दलित परिवार से आता था। दलित परिवार, जो हमारे भीमराव अंबेडकर, राम मतलब समझ रहे, राम, उन्हीं परिवार से आता था, और वहां पे वो रोल बनाता था। इस वजह से कुछ गांव के लोग को पता था कि भाई ये कौन जात का है, लेकिन दूसरे गांव का लोग को नहीं पता है कि कौन जात का है। तो वहां पे कोई दिक्कत है, जिस मतलब हमारे गांव के लड़का था, इस वजह से उसको पता था, जो भी जाता था, हाँ ये जात के आदमी है। उस दुकान में वो लोग नहीं खाने जाता था, क्योंकि ये तुच्छ जात का, तुच्छ समझता था लोग। हम लोग को कोई दिक्कत है, हम लोग जाते थे, ठीक है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ लोग नहीं जाते थे, इस वजह से उस दुकानदार ने उस बच्चा को दुकान में से हटा दिया, कि नहीं भाई, कि गांव के लोग आते हैं तो हमको ऐसे बोलते हैं कि ये तुच्छ जात है, और मतलब ये बैकवर्ड के पिछड़ा जाति है, इस वजह से यहाँ के लोग और कुछ खाने नहीं आते हैं आपकी दुकान में, इस वजह से उसको हटा दिया। भाई ये कितनी शर्म की बात है कि वो बच्चा अगर वही कहीं बाहर में जाकर दिल्ली मुंबई में अगर काम करता तो उसको पता था कि कौन जात है। बड़े बड़े पंडित से लेकर कोई भी खा सकता था, खा सकता था ना। लेकिन जिसी पता, गांव के लोग को पता है, तो जाकर कहा कि भाई ये तुच्छ जात है, इसलिए हटा दो इसको, तो हटा दिया दुकानदार। बताओ ये कितनी घटिया बात है। मैंने, और बता रहा हूँ, शिवरात्रि के एक दिन बाद मैट्रिक एग्जाम चल रहा था, जो मैट्रिक एग्जाम 22 तारीख तक चला था, लेकिन 23 तारीख और 24 तारीख को स्कूल बंद था। 23 और 24 को स्कूल बंद था, ठीक है ना, शायद 23-24 के स्कूल बंद था, 25 को स्कूल खुला हुआ था। हाँ, शिवरात्रि 25 को था कि 24 को था, नहीं नहीं, बीच में स्कूल बंद था, और 27 तारीख के स्कूल खुला था, 27 तारीख को, और 27 तारीख के दिन सोमवार था, दिन सोमवार था 27 तारीख को, नहीं सोमवार नहीं था, देखना पड़ेगा भाई। देखो, हम इतना याद है मुझे कि शिवरात्रि जो था, मैं देख लेता हूँ एक बार मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी में ना, 22 तारीख को खत्म होता है, शनिचर को एग्जाम, और 23 को संडे रहता है, 24-25, और शिवरात्रि का यह था, हमको याद नहीं आ रही है, 25 या 26 को। शिवरात्रि के बिहान वाला स्कूल खुला हुआ था, कॉलेज खुला हुआ था। मैंने 3 कॉलेज वो विजिट किया, 3 कॉलेज विजिट किया, और एक काम के लिए, ठीक है ना। तो एक कॉलेज में गया मैं, मुजफ्फरपुर की एक कॉलेज है, जिसका नाम था महेश्वर प्रसाद सिंह, शायद महेश्वर प्रसाद था, ऐसी कुछ कॉलेज था, जो पानी टंकी के बगल में, मुजफ्फरपुर वाले लोगों को पता होगा, पानी टंकी के बगल में मिठनपुरा पानी टंकी, ठीक है, उसके बगल में कॉलेज है। सिर्फ एक लड़की के लिए पूरा कॉलेज बंद था, एक लड़की के लिए, क्योंकि 22 तारीख के तो एग्जाम खत्म होता है, लेकिन मैट्रिक में होता है बहुत सारा एक्स्ट्रा विषय भी होता है, कोई एडवांस मैथ लेता है, कोई म्यूजिक लेता है, होम साइंस लेता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट तो 5-6 होता ही है, लेकिन कोई कोई बच्चा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले लेता है। उस कॉलेज में जब मैंने गया एक काम के लिए, तो बोला कि आज स्कूल बंद है, आज आपकी काम नहीं होगी। तो हम बोले क्यों?
तो आज मैट्रिक एग्जाम चल रहा है, मैट्रिक एग्जाम हो लिखी, तो भी बोल रहा है, वहां के गार्ड बोल रहा है कि मात्र एक लड़की का एग्जाम है, मात्र एक लड़की जो कुर्सी पे बैठी हुई थी, और सिर्फ एक लड़की की वजह से पूरा कॉलेज खुला हुआ था, और पूरे कॉलेज के स्टाफ आए थे, पूरे कॉलेज के टीचर आए थे, और उसके लिए स्पेशल फोर्स भी आया था, क्योंकि जब एग्जाम होता है ना मैट्रिक का, तो उसमें एक फोर्स भी रहता है, पुलिस लोग भी रहता है, और उस एक लड़की के लिए पूरे कॉलेज को चालू किया गया था, और उस दिन पूरे कॉलेज चालू था, और उसमें उस कॉलेज में दूसरा कोई काम नहीं हो रहा था, केवल एक लड़की के लिए, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम होता है तो कॉलेज में दूसरा काम नहीं होता है अधिकतम कॉलेज में, तो वह कॉलेज में सिर्फ एक लड़की के लिए भाई, और एक लड़की की वजह से पूरे कॉलेज को ही पूरा बंद कर दिया गया, मतलब दूसरा काम नहीं हो सकता, पूरे स्टाफ को आना पड़ा, यहाँ तक फोर्स को भी आना पड़ा, क्योंकि उस कॉलेज में मात्र एक ही लड़की जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले चुकी थी, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एग्जाम देने आई थी। तो यह हम बहुत मुझे अच्छा लगा भाई, पहली बार ऐसे देखा था मैं, रियल बताओ पहली बार ऐसा देखा, और इससे देखकर मुझे मोटिवेट मिला, अरे भाई गजब, मानना पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था को कि एक लड़की के लिए पूरे कॉलेज को चालू किया है, पूरा कॉलेज उसके पीछे पड़ा है भाई, एग्जाम देना है इसको, और उसको बलगा नहीं सकता है उसको, क्योंकि एग्जाम देना है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? यानी कि आज के उद्योग जो फैक्ट्री में है, फैक्ट्री में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है, बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? याद रखना, लेखक गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। यानी कि देखो, गरीबी सही है, गरीब जी लेगा, लेकिन जाति प्रथा में जात के नाम पर, आप एक ही मूवी में देखो भाई, पुष्पा पुष्पा मूवी में क्या है भाई, गरीबी सह लिया, गरीबी में कोई दिक्कत नहीं, गरीबी मजदूरी करके खा लेगा, लेकिन उसके जात को लेकर, उसके सरनेम को लेकर ही तो ना, मुलेट्टी पुष्पाराज, मुलेट्टी परिवार के नहीं है, उससे कितना उसको पीड़ा पहुंचता है, कितना पीड़ा। तो ये कहता है, लेखक गरीब और उत्पीड़न के बड़ी समस्या किसे मानता है? जाति प्रथा को, और जाति ही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना, क्योंकि जाति प्रथा लोगों के उसके स्वभाव स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है, उसके स्वभाव के अनुसार। मुझे भाई अपने देखो, मैं जिस जाति चाहता हूँ, बनिया जाति, जानते हैं बनिया, तेली, मैं नहीं बताना चाहता, बता, इसमें हम लोग का काम है बनिया ही, मतलब हम लोग को बिजनेस करना, हमको बिजनेस में मन नहीं लगेगा तो जरूर बिजनेस करेंगे, हम नौकरी करेंगे, क्या जरूरत है, हमको बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, नहीं करेंगे। हम लोग का जिस जाति से आते हैं, बनिया जो आता है, बिजनेस में ज्यादा दिमाग लगाता है, जो मुझे अच्छा लगता है, बिजनेस तो बिजनेस करेंगे, तो जरूरी थोड़ी कब तेल पेरेंगे हैं, जरूरी थोड़ी हम दुकानें में करेंगे, हम दूसरा कोई बिजनेस करेंगे, जिसमें मन लगेगा वो करेंगे, है कि नहीं? तो वही बात है कि लेखक गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों के उसके स्वभाव के अनुसार, उसके जो कार्य करने की क्षमता है, उसके अनुसार कार्य चुनने का अनुमति नहीं देता है। कहता भाई जिस जाति को उस अनुसार से कार्य चुनो, तो उसके अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। अगले क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को यहाँ पे हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? भाई लेखक ने किन पहलुओं को लेकर जो जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में आया है। देखिए, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिससे आर्थिक और राजनीतिक पहलू सबसे प्रमुख है, और राजनीतिक और आर्थिक पहलू की वजह से ही जाति प्रथा सबसे हानिकारक है। अगले क्वेश्चन देखो, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है? अगर सच्चे रियल में लोकतंत्र की स्थापना करना तो जाति प्रथा को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी, जैसे पानी में अगर दूध में अगर थोड़ा पानी मिला दिया जाता है तो क्या पानी को अलग कर सकते हो आप? पता कर, ऐसे तो अलग हो जाएगा गर्म करने से, ऐसे क्या अलग कर सकते हो? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए पूरे समाज को एक दूध और पानी की तरह भाईचारा को निभाना पड़ेगा। उसमें यह नहीं बताना होगा कि इस जात के लोग हैं चाहे उस जात के लोग हैं, पूरे भाईचारा होना चाहिए उसके अंदर। तो ये कहता है लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों को अपने बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारा को आवश्यकता मानता है। अगर दूध और पानी की तरह अगर एक दूसरे से मिलजुल के रहने लगे ना लोग, तो भाई वैसे तब लोकतंत्र की अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता, और भारत को विकास होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों।
तो ये चीज समझ में आ गया। तो आपको ये पूरे आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूरे आपको पहले लेखक परिचय दिए, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों, में अगला दिन से थोड़ा सा फिगर के साथ भी लाने की प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यही है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, तो आप लोग डेली शाम को 4 बजे आना। शाम 4 बजे, शाम 4 बजे क्लास चलता है डेली, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर। सबका पीडीएफ नोट्स 9117823062 पर कांटेक्ट कर लेना, और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और चीज मेरे प्यारे बच्चों, यह तो ज्वाइन करने के साथ साथ केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपको पूरे क्लासेस आपको मिल पाए। फुल कोर्स चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सस्ता सुविधा है। 499 का फुल कोर्स है, 499 का फुल कोर्स है। जरूर ज्वाइन करने की प्रयास करना आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जय हिंद।